जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब दिया था। ये 10 प्रश्नों का जवाब दिया था। इस वीडियो में जो है कमेंट में जो है बहुत सारे नए प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों का जवाब जो है आज इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम पर जाकर जो है आप डायरेक्टली आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले जो है एक बात और मैं क्लियर कर दूं। ये इस वीडियो में जो मैंने ये 10 प्रश्नों का जवाब दिया था, इसमें बहुत से लोगों का जो है पॉजिटिव कमेंट आया था। कुछ लोग जो हैं अभी भी जो है अफवाह फैला रहे हैं और नेगेटिव चीज़ें। अभी इसमें भी लोग कह रहे हैं कि स्थानांतरण नहीं होगा, शिक्षा विभाग का ये चाल है, सरकार बेवकूफ़ बना रही है। भैया देखिए, अभी जो है आपका स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जा रहा है। अभी आपका काम है, अगर आपको स्थानांतरण लेना है तो आप अप्लाई कीजिए। अगर आप पहले से ही नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे कि ये नहीं होगा होगा, अगर सरकार ने स्थगित कर दिया था तब भी बहुत से लोग मतलब नाराज़ हो रहे थे कि सरकार ने क्यों स्थगित कर दिया, शिक्षकों का स्थानांतरण होना चाहिए। अब जो है शुरू किया है तो उसमें भी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है भैया, अगर आपका जो है स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जा रहा है तो आप आवेदन दीजिए। बाकी आपको बाद में देखना है स्थानांतरण होगा या नहीं होगा। अगर शिक्षा विभाग की तरफ से आवेदन लिया जा रहा है और अगर आपको स्थानांतरण चाहिए तो इसमें अप्लाई करने में क्या दिक्कत है। तो एक बार जो है आप पहले आवेदन लीजिए, आवेदन कीजिए, उसके बाद देखिए किस आधार पर स्थानांतरण दिया जाता है। नहीं दिया जाएगा तब आप अपना प्रश्न उठा सकते हैं। अभी से अगर आप नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे कि कैसे होगा नहीं होगा, शिक्षा विभाग बेवकूफ़ बना रहा है, ये सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए और आवेदन दीजिए। आवेदन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर जो है टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, पति दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हैं, इसके आधार पर स्थानांतरण मिल सकता है क्या। तो बिल्कुल भी नहीं। आपका जो 7 कॉलम है, 7 ऑप्शन जो है जो दिया गया है आपको, जो आवेदन करते समय जो है 7 ऑप्शन है, उसमें से जो है आप 7वें ऑप्शन में दूरी के आधार पर ही लिख सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड दूसरे दूसरे राज्य में सरकारी नौकरी है तो ये बिल्कुल भी आप इसको आधार नहीं बना सकते हैं। आप बेशक बिहार से हैं लेकिन आपके हस्बैंड दूसरे राज्य में हैं तो इसका लाभ आप पति पत्नी वाले में नहीं ले सकते हैं। ये 100% जो है आपको जो है 7वें ऑप्शन दूरी के आधार पर ही जो है आपको अप्लाई करना होगा। दूसरा प्रश्न है, पति का प्राइवेट नौकरी है, क्या इसके आधार पर स्थानांतरण लिया जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और किया जा सकता है। एक बार इसको दिखा भी देता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, वेदर योर हस्बैंड इज एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट जॉब इन बिहार और एज ए टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन बिहार। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट किसी भी सरकारी नौकरी में है, बिहार के किसी भी सरकारी नौकरी में है, या फिर बिहार में टीचर है, तब जो है आप इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर वह किसी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बिहार में ही है और प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो इसमें जो है आप पति पत्नी वाला जो है ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते हैं। आपका 7वां ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन हाँ, इसमें जब आप अभ्यावेदन लिखना है, जब आप अभ्यावेदन लिखेंगी तो आप ये ज़रूर इसको कारण बता सकती हैं कि हमारे जो पति हैं उनका प्राइवेट नौकरी है, इस जगह पर है, इसीलिए जो है मैं इस जगह पर स्थानांतरण लेना चाहती हूँ। तो आप इसको कारण बना सकती हैं, लेकिन विकल्प जो पति पत्नी वाला है प्राइवेट जॉब के आधार पर आप नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। तीसरा जो प्रश्न है, सक्षमता 2 परीक्षा, जैसे कि सक्षमता परीक्षा 2 का रिजल्ट आ चुका है, लगभग 65,000 शिक्षक जो है इसमें सफल हुए हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं। सक्षमता 1 वाले जो सफलतापूर्वक पास कर चुके हैं, जिनका काउंसलिंग भी हो चुका है, उनको जो है स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, वह अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी वाले कर सकते हैं और पुराने वेतनमान वाले जितने भी नियोजित शिक्षक हैं या फिर जिन्होंने अभी सक्षमता परीक्षा 2 दिया है या सक्षमता परीक्षा 3, वह अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा जो जिन्होंने 2 दिया है, उसके बाद इनका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में सफल होने के बाद अगर आगे स्थानांतरण किया जाएगा आपको उसमें अप्लाई करना है, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि एक से अधिक जिला का विकल्प दे सकते हैं क्या। बिल्कुल दे सकते हैं। 1 दीजिए, 2 दीजिए, 10 विकल्प आपको देना है। अब आप 10 अलग अलग जिला का देना चाहते हैं, लेकिन देखिए एक एक सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा कि आप अभ्यावेदन में क्या रीजन लिखिएगा। अगर आप एक जगह के लिए अभ्यावेदन लिख रहे हैं कि भाई मेरे को इस जगह पर स्थानांतरण चाहिए, तो 1 से 2 जगह हो सकता है। लेकिन अगर आप 10 अलग अलग जिला देंगे तो आपका अभ्यावेदन में रीज़न क्या रहेगा, यह भी आपको सोचना पड़ेगा। ऑप्शन आप बिल्कुल दे सकते हैं, आप अलग अलग जिला भी दे सकते हैं, 10 विकल्प है, 10 आप अलग अलग चॉइस दे सकते हैं। लेकिन फिर आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा कि आप जो रीज़न दे रहे हैं वो क्या रीज़न दे रहे हैं, 10 अलग रीज़न फिर आपका हो जाएगा।
पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण कब होगा। तो ये चीज़ का मैंने ऑलरेडी जो है ये तीसरे प्रश्न में ही जवाब दे दिया। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जिनको अभी सक्षमता पास जो है होने के बाद ही जो है ये काउंसलिंग, सक्षमता परीक्षा देने के बाद सफल होने के बाद अगर स्थानांतरण होता है तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सरकार कोई नई नीति लेकर आती है जिसमें नियोजित शिक्षकों को भी अगर स्थानांतरण का लाभ देना चाहती है तभी। लेकिन वर्तमान में जो ये स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जा रहा है इसमें नियोजित शिक्षक जो है वह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सक्षमता पास वाले जो शिक्षक हैं वही यहाँ पर जो है आवेदन दे सकते हैं। एक और प्रश्न जो पूछा जा रहा है, मातृत्व अवकाश पर होते हुए आवेदन दे सकते हैं क्या। तो देखिए अभी ये मातृत्व अवकाश को, मैटरनिटी लीव, जो महिलाएं मैटरनिटी लीव पे हैं, क्या वो कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि आवेदन की जो प्रक्रिया है वह ऑनलाइन है। तो आप ऑनलाइन 101% अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अभ्यावेदन देना है वह भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए जो है आपको फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट होना है। तो आप 100% अगर आप मातृत्व अवकाश पे हैं या कहीं भी हैं, आप बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। बशर्ते ये है कि आप या तो बीपीएससी शिक्षक हैं, या सक्षमता पास 1 शिक्षक हैं, या फिर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न है अभ्यावेदन, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है, अभ्यावेदन में क्या कारण लिखना है, और खासकर जो है अदर स्टेट वाले हैं उनका ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। ऑलरेडी अभ्यावेदन के ऊपर जो है मैंने वीडियो बना के दिखा दिया है, फिर भी बार बार पूछें कि क्या रीज़न। सबसे पहला देखिए जो मैंने देखा है वह हो सकता है पारिवारिक रीज़न। अब देखिए जो आपका ऑप्शन है, 7 विकल्प जो दिया गया है उसमें देखिए क्या है कि स्वयं, पति पत्नी या बच्चे को अगर कोई भी बीमारी है तो उसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पारिवारिक रीज़न में माता पिता भी तो आते हैं। अगर माता पिता को कोई दिक्कत है और आपके ऊपर वो डिपेंडेंट है तो आप बिल्कुल अभ्यावेदन में लिख सकते हैं कि मुझे अपने माँ बाप की जो है देखभाल करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर स्थानांतरण चाहता हूँ, इसलिए मैं जो है घर के पास रहना चाहता हूँ। तो यह भी आप लिख सकते हैं, पारिवारिक रीजन लिख सकते हैं। स्वास्थ्य का कोई, जैसे बहन भी जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट है, स्वास्थ्य का कोई रीज़न है वह भी आप लिख सकते हैं। शिक्षा से संबंधित, बच्चों की शिक्षा से संबंधित कोई रीज़न है उसको भी आप लिख सकते हैं। अभ्यावेदन में वह सभी कारण लिख सकते हैं जो जेन्युइन हो। अब देखिए और यह भी लिख सकते हैं अगर दूरी बहुत ज़्यादा है, जैसे घर से आपका जो है जहाँ पर आप पदस्थापन, क्योंकि जो 7वां विकल्प है वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि पदस्थापन, जहाँ पे आप पदस्थापित हैं और जहाँ पे आप डिजायर्ड, जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ की दूरी, यानी 100% आप दूरी के आधार पर भी लिख सकते हैं कि 200 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर दूर है, इस वजह से जो है मेरा ज़्यादा समय लगता है, मैं विद्यालय में आने जाने में ही मेरा समय ख़त्म हो जाता है, और मैं जो है ना ही शिक्षा पर ध्यान दे पाता हूँ और ना ही जो है अपना जो है परिवार पर ध्यान दे पाता हूँ। अगर विद्यालय पास में रहेगा तो मैं शिक्षा मतलब कि पठन पाठन क्रिया पर भी ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा और अपने परिवार पर भी ध्यान दे पाऊँगा। तो आप दूरी को आधार कर भी अभ्यावेदन लिख सकते हैं। अभ्यावेदन का फॉर्मेट और क्या क्या लिखना है इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है, टेलीग्राम पर PDF भी है, आप जाकर देख लीजिए। और बाकी आपके पास कोई और विकल्प है वह भी आप लिख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, पार्ट 3 में उसका जवाब दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।